हेलो दोस्तों, धवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीएड सेकेंड ईयर जो हमारी सघन पाठ योजना है उसका जो हमारा प्रकरण है अलंकार, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको पाठ योजना किस प्रकार से बनानी है, किस प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना को फिलअप करना है। तो इसमें आप लोग वही एंट्री फिलअप करेंगे जो पहले करते हुए आए हैं। इसमें आप लोग सर्वप्रथम विद्यालय का नाम, फिर कक्षा लिखेंगे, फिर आपको विषय लिखेंगे हिंदी, फिर आप प्रकरण लिखेंगे अलंकार, फिर आप दिनांक लगाएंगे, फिर आप कालांश लगाएंगे, फिर आप समय अवधि का समय देंगे 30 से 35 मिनट। तो ये आपकी सघन पाठ योजना वाली जो प्रथम एंट्री है वो पूर्ण रूप से फिलअप हो जाने के बाद आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है। शिक्षण उद्देश्य लिखने से पूर्व आपको सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करनी है और एक तरफ आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है और दूसरी तरफ आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है। तो इसमें हमारा पहला शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। इसमें आप लोग अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे छात्र अलंकार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। शिक्षण उद्देश्य हमारा दूसरा होगा अवबोध। इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र अलंकार की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा हमारा शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र अलंकार से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। अगला हमारा शिक्षण उद्देश्य है कौशल। इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र अलंकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर हम अगला शिक्षण उद्देश्य देखेंगे जिसमें आपको लिखना है अभिरुचि। इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र अलंकार के बारे में जानने की रुचि ले सकेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो हमारी बीएड सेकेंड ईयर वाली जो हमारी डायरी है सघन पाठ योजना वाली, उसमें मैंने शिक्षण उद्देश्यों को किस प्रकार से लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से इन शिक्षण उद्देश्यों को लिखते हुए अपनी डायरी को फिलअप कर सकते हैं और अपनी डायरी को फुलफिल कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर हमारा शिक्षण उद्देश्य पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। फिर हम पूर्व ज्ञान की ओर चलेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है सर्वप्रथम आप लोग पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र अलंकार के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे और अलंकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। पूर्व ज्ञान समाप्त हो जाने के बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट का नाम है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न लिखने से पूर्व आपको सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको एक तरफ प्रश्न लिखने हैं, फिर आपको संभावित उत्तर देने हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न होगा हम नवरात्र में किस देवी की पूजा करते हैं। तो इसमें हम संभावित उत्तर लिखेंगे माँ दुर्गा की। फिर हमारा दूसरा प्रश्न लिखेंगे माँ दुर्गा का श्रृंगार किस से किया जाता है। तो इसमें हम आंसर देखेंगे आभूषणों से। तीसरा हमारा प्रस्तावना प्रश्न होगा जिस प्रकार आभूषण किसी स्त्री की सुंदरता को बढ़ा देते हैं उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे अलंकार। चौथा हमारा प्रश्न होगा अलंकार के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न है, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक किस प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न को बताया गया है इस अलंकार वाले प्रकरण में। आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। आगे आपको उद्देश्य कथन बताना है इस प्रकरण से रिलेटेड। तो इसमें हम उद्देश्य कथन लिखेंगे बच्चों आज हम अलंकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन यहीं पर ही समाप्त होता है। उद्देश्य कथन समाप्त हो जाने के बाद हम प्रस्तुतिकरण देखेंगे। प्रस्तुतिकरण देखने से पूर्व मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आपको इसी प्रकार की वीडियो और मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो हम प्रस्तुतिकरण देखेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है सर्वप्रथम आप लोग लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्र छात्रत्मक क्रियाएँ, फिर छात्र क्रियाएँ, फिर श्यामपट सार। तो इसमें हम पहला प्रस्तुतिकरण यानी शिक्षण बिंदु लिखेंगे अलंकार। तो इसमें आपको सर्वप्रथम अलंकार में आप छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। इसमें आपको प्रकारों के नाम दे रखे हैं। पहले प्रकार का नाम है शब्दालंकार, दूसरे प्रकार का नाम है अर्थालंकार।
और आपको आगे छात्र क्रिया में लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा नोटबुक में महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। फिर हम छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे शब्दालंकार, यानी शब्दालंकार किसे कहते हैं उसके बारे में बता रखा है। इसमें आप लोग लिखेंगे जहाँ किसी शब्द के कारण किसी काव्य की शोभा बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। और आपका दूसरे प्रकार का नाम है अर्थालंकार। इसमें आप लोग लिखेंगे इसकी परिभाषा, जहाँ कविता में सौंदर्य और विशिष्टता अर्थ के कारण हो वहाँ अर्थालंकार होता है। तो आप लोग देख सकते हैं छात्र छात्र क्रियाओं को किस प्रकार से बताया गया है। फिर हम श्यामपट सार देखेंगे। श्यामपट सार आपको एक ब्लैक चार्ट पेपर पर बनाना है। ब्लैक चार्ट पेपर बनाने के बाद आपको उसमें लिखना है जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। इसके दो भेद होते हैं। पहला भेद होगा शब्दालंकार और दूसरे भेद का नाम है अर्थालंकार। तो ये आपके अलंकार के दो भेद हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तुतिकरण में श्यामपट सार, छात्र छात्राध्यापक क्रियाएँ और छात्र क्रियाएँ किस प्रकार से दे रखी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसके बाद हम बोध प्रश्न देखेंगे। बोध प्रश्न में आप लोग लिखेंगे, पहला हमारा बोध प्रश्न होगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। यानी प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाने के बाद आपको बोध प्रश्न देने हैं। पहला बोध प्रश्न है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे अलंकार। दूसरा आपका बोध प्रश्न होगा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे दो प्रकार के। पहले अलंकार का नाम है शब्दालंकार, दूसरा अलंकार का नाम होगा अर्थालंकार। तो इसी के साथ आपके ये जो प्रस्तुतिकरण है जिसमें हमने श्यामपट सार दिया है, फिर बोध प्रश्न दिए हैं, यह आपका प्रस्तुतिकरण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाने के बाद हम अंत में पुनरावर्ती प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न, फिर गृह कार्य देखेंगे। तो इससे रिलेटेड हम पुनरावर्ती प्रश्न देखेंगे। यानी प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाने के बाद हम पुनरावर्ती प्रश्न देखेंगे। पहला हमारा पुनरावर्ती प्रश्न होगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को कहते हैं। यानी आगे खाली जगह दे रखी है, इसमें आपको आंसर भरना है। दूसरा हमारा प्रश्न होगा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव यानी विकल्प के रूप में आपको प्रश्न दे रखा है, जिसमें अ हमारा आंसर है 1, ब में दे रखा है 2, स में दे रखा है 3, द में दे रखा है 4। तो इसमें से आपको उपयुक्त जो कोई भी विकल्प सही हो उसमें आपको आंसर भरना है। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। यानी आपके पुनरावर्ती प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। पुनरावर्ती प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है शब्दालंकार किसे कहते हैं। दूसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न है अर्थालंकार किसे कहते हैं। यानी अलंकारों के दो भेद बताए थे मैंने आपको ऊपर, इसमें आपको मूल्यांकन प्रश्न बता रखा है कि इन दोनों को परिभाषा आपको बतानी है। फिर अंत में मूल्यांकन प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम गृह कार्य डालेंगे बच्चों को, यानी गृह कार्य देंगे अंत में, जिसमें हम पहला प्रश्न लिखेंगे अलंकार किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका गृह कार्य हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में गृह कार्य, मूल्यांकन प्रश्न और पुनरावर्ती प्रश्न को किस प्रकार से डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से अपनी डायरी को फिलअप करते हुए इन पूरे प्रश्नों को लिख सकते हैं और उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यानी आपकी सघन पाठ योजना वाली डायरी को पूर्ण रूप से फिल कर सकते हैं। फिर हम अंत में आपका ये प्रकरण समाप्त हो जाने से पूर्व सुझाव देते हैं। सुझाव में आप लोग लिखेंगे छात्रों को अलंकार की जानकारी प्राप्त होगी तो वह हिंदी भाषा को और अधिक महत्व देंगे। तो ये आपका एक छोटा सा सुझाव दे रखा है इस प्रकरण के अंत में, जो हर सघन पाठ योजना वाली डायरी में देना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं कि सुझाव आप अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिख सकते हैं। अंत में ये प्रकरण समाप्त हो जाने से पूर्व आपको लेफ्ट हैंड साइड में स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं और राइट हैंड साइड में पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाने हैं, जिससे आपकी ये डायरी पूर्ण रूप से फुलफिल हो जाए और पूर्ण रूप से चेक हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस अलंकार वाले प्रकरण को किस प्रकार से डिफाइन किया है अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में। आप लोग इसी प्रकार से डिफाइन करते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये आपका पहला वाला प्रकरण है अलंकार।
वो यहीं पर ही समाप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने इसको डिफाइन किया है। फिर अगला हमारा टॉपिक होगा उपसर्ग, यानी प्रकरण का नाम रहेगा उपसर्ग, जिसमें आपको सर्वप्रथम वही एंट्री फिलअप करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको अपनी जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखिए, फिर कक्षा लिखनी है, फिर आपको विषय बताना है। विषय बताने के बाद आप प्रकरण में उपसर्ग लिख सकते हैं। फिर आपको दिनांक लगानी है, फिर आपको कालांश लगाना है। कालांश आप वही लिखेंगे जिस दिन आप ये टॉपिक यानी प्रकरण पढ़ाते हैं अपने इंटर्नशिप के दौरान। फिर आप समयावधि लिखेंगे 30 से 35 मिनट। फिर आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, एक तरफ आप शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखेंगे। तो इसमें हम पहला शिक्षण उद्देश्य देखेंगे सामान्य उद्देश्य, जिसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट आपको लिखना है छात्रों में हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों में शुद्ध एवं स्पष्ट हिंदी पढ़ने एवं लिखने की क्षमता का विकास करना। फिर हमारा अगला शिक्षण उद्देश्य है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। आपको लिखना है पहले पॉइंट में छात्र उपसर्ग के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखना है छात्र उपसर्ग बनाने के तरीकों को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट लिखना है छात्र उपसर्ग के उदाहरण को बता सकेंगे। तो ये आपके टोटल शिक्षण उद्देश्य दोनों सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य यहीं पर ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये शिक्षण उद्देश्य पूर्ण रूप से कंप्लीट होते हैं। शिक्षण उद्देश्य कंप्लीट हो जाने के बाद हम उपसर्ग प्रकरण से रिलेटेड पूर्व ज्ञान देखेंगे, जिसमें आप लोग को लिखना है छात्र उपसर्ग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पूर्व ज्ञान आपका समाप्त होता है। पूर्व ज्ञान समाप्त हो जाने के बाद आप लोग प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। इसमें आप लोग पहला प्रश्न लिखेंगे कबीरदास ने कौन से ब्रह्म की उपासना की थी। तो इसमें आप लोग लिखेंगे निराकार ब्रह्म। फिर आपका दूसरा प्रश्न लिखेंगे निराकार शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे निर प्लस आकार। तीसरा आपका प्रस्तावना प्रश्न है आकार से पहले कौन सा शब्द है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे निर। चौथा हम प्रश्न लिखेंगे निर शब्दांश क्या है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे उपसर्ग। फिर हम पांचवा प्रश्न लिखेंगे उपसर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे निरुत्तर। तो आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है पांचों वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न को किस प्रकार से मैंने अपनी डायरी में फुलफिल किया है। आप लोग इसी प्रकार से सघन पाठ योजना वाली डायरी को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं इस उपसर्ग वाले टॉपिक को लिखकर। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे इस प्रकरण से रिलेटेड। इसमें आप लोग उद्देश्य कथन लिखेंगे छात्रों आज हम उपसर्ग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आपका ये उद्देश्य कथन समाप्त होता है। उद्देश्य कथन समाप्त हो जाने के बाद आप प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आप सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु लिखेंगे। फिर आप छात्र छात्रा दीपिका क्रियाएँ लिखेंगे। फिर आप छात्र क्रियाएँ बताएंगे। फिर आप श्यामपट सार बताएंगे। इसी के साथ आपका यह टोटल पूरा प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हम सर्वप्रथम पहले शिक्षण बिंदु देखेंगे। शिक्षण बिंदु में हम पहला शिक्षण बिंदु देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। तो इसमें आप छात्र क्रिया में लिखेंगे उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द में पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देता है। जैसे आ प्लस आहार, तो ये दोनों शब्द मिलकर बन जाएगा आहार। फिर आपको उदाहरण दे रखे प्र प्लस हार तो पहार। फिर आपको उदाहरण दे रखा है सम प्लस हार तो सहार। फिर आपको अगला उदाहरण दे रखा है वी प्लस हार तो विहार। तो इसी के साथ आपका ये जो उपसर्ग वाली जो परिभाषा है छात्र क्रिया है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। फिर हम छात्र क्रियाएँ देखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसी के साथ आपका शिक्षण बिंदु पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। फिर हम आगे दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे। इसमें आपको पहले शिक्षण बिंदु में दे रखा है हार शब्द से पहले जुड़े शब्दांश आ प्र सम और वी आदि उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग के बारे में आपने पढ़े होगा कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर जुड़ते हैं।
फिर हम अगला हमारा दूसरा शिक्षण उद्देश्य होगा विश्लेषण। तो इसमें हम लिखेंगे छात्र दीपक क्रिया में छात्र दीपिका वाक्यों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वाक्यों का विश्लेषण प्रश्न पूछेगा। तो इसमें आप विश्लेषण में लिखेंगे प्रबल वाक्य रामू को धन की प्रबल इच्छा है। तो इसमें आप लोग पहला प्रश्न लिखेंगे प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। तो इसमें आप लोग आंसर देंगे प्रबल। उससे पहले आप छात्र क्रिया में देखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। फिर इसी के साथ हम दूसरा प्रश्न देखेंगे प्रबल किन दो शब्दों के योग से बना है। तो इसमें आप लोग छात्र क्रिया में लिखेंगे प्र प्लस बल। फिर हम तीसरा प्रश्न देखेंगे बल से पहले कौन सा शब्दांश है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे प्र। फिर हमारा चौथा प्रश्न होगा प्र व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे उपसर्ग। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें छात्र क्रिया में और फिर आगे जो विश्लेषण में जो मैंने बहुत प्रश्न दिए वो किस प्रकार से मैंने अपनी डायरी में यानी सघन पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार से डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर इसके बाद आपको श्यामपट सार देना है। श्यामपट सार में आप लोग लिखेंगे उपसर्ग के उदाहरण, जिसमें आपको उपसर्ग के उदाहरण दे रखे हैं। जिसमें हम पहला उदाहरण देखेंगे प्र प्लस बल। तो इसमें आप लोग लिखेंगे प्रबल। फिर दूसरा उदाहरण होगा सम प्लस हार। तो आगे आप इजिकल टू लिखेंगे संहार। फिर हम दूसरा उदाहरण देखेंगे वी प्लस हार विहार। चौथे उदाहरण का नाम है वी प्लस देश तो विदेश। तो इसमें आपको उपसर्ग के उदाहरण दे रखे हैं टोटल 4। तो इसी के साथ आपका ये जो प्रस्तुतिकरण है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तुतिकरण को किस प्रकार से मैंने समझाया और किस प्रकार से मैंने इस सघन पाठ योजना वाली डायरी को फुलफिल करते हुए बताया है। प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाने के बाद आपका वही आगे प्रोसेस रहेगा। सर्वप्रथम आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, फिर मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे, फिर अंत में गृह कार्य देंगे। तो इसमें हम पहला पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न है प्रहार शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसमें आपको टोटल 2 पुनरावृत्ति प्रश्न दे रखे हैं। इसी के साथ आपके पुनरावृत्ति प्रश्न समाप्त होते हैं। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे इस प्रकरण से रिलेटेड। पहला मूल्यांकन प्रश्न होगा विदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा मूल्यांकन प्रश्न है संहार में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्न का उत्तर बताते हुए। फिर आपके मूल्यांकन प्रश्न दोनों यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर हम गृह कार्य देंगे अंत में। तो इसमें हम पहला गृह कार्य देंगे उपसर्ग की परिभाषा देते हुए उपसर्ग युक्त नए 5 शब्द बनाइए। तो ये आपका गृह कार्य हो जाएगा। तो आपका यह पूर्ण रूप से गृह कार्य समाप्त होता है। फिर गृह कार्य समाप्त हो जाने के बाद हम सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है छात्र उपसर्ग से नए शब्द बनाकर लाएंगे। तो ये आपका अंत में सुझाव हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो उपसर्ग है तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में सुझाव, गृह कार्य, मूल्यांकन प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न को किस प्रकार से डिफाइन किया है। अंत में आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे और एक तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। तो इसी के साथ आपके ये जो दोनों प्रकरण है उपसर्ग और अलंकार वाला वो यहीं पर ही समाप्त होता है। अच्छा तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी को किस प्रकार से डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से अपनी डायरी को फुलफिल करते हुए पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। और किस प्रकार से श्यामपट सार को एक ब्लैक चार्ट पेपर पर डिफाइन किया है, इसी प्रकार आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी को फुलफिल करना है। तो ये आपकी वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।